सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है वो मेरी वाइफ ने किया है। जैसा गोल होगा वैसी ही डाइट होगी। इस इलेक्शन में भी चैलेंज करेंगे और रिजल्ट की टेबुलेशन पे तो खास तौर पे करेंगे। थोड़े से हम लोग पंजाबी हैं, एक वो एग्रेशन जो है ना वो निकालना होता है कहीं ना कहीं। हाँ। आप जानते हैं कि एग्रेशन है। हाँ। और उसको निकालना है। ओवरवेट जब होंगे तो आप कार्डियोवैस्कुलर जितनी डिजीजेस हैं पे आप रिस्क पे आ जाएंगे। बलूचिस्तान और सिंध दोनों में सर्दी बढ़ जाएगी 22 तारीख से। हम बोलते हैं नया मेयर आएगा, नया मेयर आएगा, नया मेयर आएगा, ये कर देगा वो कर देगा। अरे भाई कैसे करेगा? जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती, उनको बोलते हैं वो लोग दरवाजा 10 लोग और खड़े हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। यकीनन नई सुबह का आगाज़ है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा किस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात का इंतज़ार किया गया। बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, बड़ी बेचैनी पाई जाती है, बड़े सवालात हैं कि कौन होगा कराची का मेयर। हर कोई यही पूछ रहा है, उसको भी तफसीलन डिस्कस करेंगे। साथ साथ कुछ हेल्थ की बात होगी। विटामिन डी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं कोट ऑफ द डे से। और मेरी कोशिश होती है कि मैं कोट ऑफ द डे में अल्लाह, उसके महबूब और उसके प्यारों का जिक्र करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका दो जहान रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि अगर आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो यकीनन मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ ये बात कि फ़कीरी में जो बादशाहत है वो बादशाहों को नहीं मिलती। हर इंसान को ज़मीन से 6 फुट नीचे जाना है। जितना वो मिट्टी के करीब होगा, ज़मीन के करीब होगा, उतना उसके लिए नीचे जाना आसान होगा। और इसीलिए फ़कीरी में जो बादशाहत होती है वो किसी बादशाह के नसीब में भी नहीं आती है। इसलिए इंसान जितना आजिज़ हो उतना अच्छा है। इज़्ज़त घट जाने को बड़ी बात ना समझे। कराची में तो ऐसे ही लोग बोलते हैं इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ होती है। इंसान को सोचना चाहिए कि असल ज़िंदगी उस दुनिया में है, इस दुनिया में नहीं। आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं आज के टॉप ट्रेंड्स पर। अगर टॉप ट्रेंड्स की भी बात की जाए तो ट्विटर की चिड़िया जो है वो आप जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शंस पे जुड़ी हुई है। पीटीआई, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा मार्का सर किया है बल्दियाती इंतखाबात में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। उसको तफसीलन हम डिस्कस करेंगे। टॉप ट्रेंड्स बाद में नजर डालेंगे। पहले हम टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी खबर, पीपल्स पार्टी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ गई। 93 सीटों के साथ पहले नंबर पर जमात इस्लामी की 86, पीटीआई की 40 सीटें। किसी नए इत्तेहाद की सूरत में ही नया मेयर आएगा। शहर एक, मसाइल हजार। कराची के नए मेयर के लिए मसाइल के अंबार खड़े। आते ही काउंसिल इजलास की जगह से लेकर पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल का हल तलाश करना होगा। केएमसी मुलाजमीन भी तनख्वाहों की अदायगी के लिए नए साहब के मुंतजिर। हौसले बुलंद और सच्ची लगन। लाहौर के ट्रैफिक वार्डन की मेहनत रंग ले आई। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर लाहौर का टाइटल जीतने वाले वसीम अरशद से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। और विटामिन डी कैंसर के बचाव में कितना मददगार साबित होगा, नई तहकीक ने नई राहें खोल दी। जानलेवा बीमारी से बचाव में कितनी मददगार है ये विटामिन, जानेंगे आज के शो में। राइट, अब हम शायद टॉप ट्रेंड्स की तरफ बढ़ेंगे बिफोर वी डिस्कस द इलेक्शंस, क्योंकि हम जानते हैं कि हर कोई बेताबी से जानना चाहता है कौन होगा मेयर कराची का। लेकिन पहले टॉप ट्रेंड्स का जिक्र कर लेते हैं। टॉप ट्रेंड्स में बाबर आजम के लिए एक ट्रेंड चल रहा है कि वी स्टैंड विद बाबर। उनकी भी कोई फेक वीडियो लीक की गई। आप जानते हैं आजकल ज़माना फेक वीडियोस का है। फ़ोन बहुत इजीली टैप कर लिए जाते हैं, हैक कर लिए जाते हैं। आजकल तो ऐसी छोटी छोटी ऐप्स आ गई हैं जो आपके फ़ोन के अंदर पूरी तरह घुस जाती हैं, सब कुछ निकाल लेती हैं और फिर क्या से क्या बना दिया जाता है। एडिटिंग के थ्रू फेक वीडियोस तैयार की जाती हैं। बाबर आजम के लिए आया है ट्रेंड वी स्टैंड विद बाबर। इसमें 11,000 लोगों ने ट्वीट किया है। यकीनन बाबर के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है कि बाबर के साथ जो हो रहा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। इस तरह के ट्रेंड्स इसीलिए बनते हैं ताकि जो फैंस होते हैं वो अपने हीरोज़ को सपोर्ट कर सकें और बता सकें कि हम उनके साथ खड़े हैं और जो उनके साथ हो रहा है वो सही नहीं है और अपनी आवाज़ उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रेंड चल रहा है, दैट इज़ लतीफ़ आफरीदी साहब के लिए। सीनियर कानूनदान लतीफ़ आफरीदी साहब को आप जानते हैं कि दहशतगर्द में निशाना बनाया, उनको उनकी जान ले ली, जहाँ बाक हुए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमान के दर्जात बुलंद करे। यकीनन हमारे मुल्क में से जो दहशतगर्दी की लहर है वो काफ़ी परेशान कुन है, जिसको पर फ़ौरन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोल ना किया गया तो फिर
मुल्क के लिए सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर हर लेवल पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्शंस को बहुत डिस्का, लोकल बॉडीज के इलेक्शन को पीटीआई एंड जेआई, ये वो एक ऐसा इत्तेहाद है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ट्विटर आर्टिस्ट, ट्विटर की चिड़िया, और ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो फिर पीपल्स पार्टी अपना मेयर नहीं ला पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं पीपल्स पार्टी इज एट 93, जमात इस्लामी 86, पीटीआई 40। तो अगर ये 40 और 86 मिलते हैं तो हम खड़े होते हैं 126 पर, इसीलिए 93 को शिकस्त होती है। और अगर बाकी सारे भी लोग पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लें तब भी वो 126 के नंबर को अबूर नहीं कर सकते हैं। और लग यही रहा है कि हाफिज साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी के जो मेयर के कैंडिडेट हैं, वो मुझे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त लोग भी यही कह रहे हैं और जो सेंटिमेंट्स हैं ट्विटर पे वो भी यही हैं कि पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज़ एक हैं। करप्शन के खिलाफ बात करते हैं दोनों चोरी के खिलाफ बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनका इत्तेहाद हो जाए। लेकिन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की बात अगर मुझसे आप पूछें तो मैं ये कहूँगा कि ताख़ीर से शुरू हुए, ये भी हमने देखा कि लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, आखिरी दिन तक लोगों को मालूम नहीं था कि बॉयकॉट हो गया है, फिर सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, कोई जा रहा है वोट देने, कोई नहीं जा रहा है, वोटर टर्नआउट बहुत लो रहा, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये काफ़ी मुतनाज़ इलेक्शन ज़रूर है, लेकिन पीटीआई का तीर चल गया है और पीटीआई ने अपना टारगेट बाय हुक और बाय क्रुक अचीव कर लिया है। वो उनको रास्ते मालूम है जिस तरीके से होता है। लेकिन जब ये रिजल्ट्स डिले हो रहे थे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन जब ये रिजल्ट्स आए तो मुझे मालूम पड़ा कि एक खास किस्म की ओजड़ी तैयार की गई है। मैंने कहा शायद कोई कोरमा, को निहारी, को हलीम, कोई और चीज़ होगी, लेकिन कुछ और ही रिजल्ट निकले और एक बड़ी प्यारे से रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अब सोचना ये होगा कि इन रिजल्ट्स के साथ हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि पंजाब असेंबली का, केपीके असेंबली का तनाज़ा भी अपनी जगह खड़ा हुआ है, जिसके बाद वहाँ पर सूरत हाल क्या होगी। खान साहब ने तो कह दिया कि अप्रैल में इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन कैसे नज़र आ रहे हैं। काशान सिद्दीकी कराची से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ करेंगे। काशान, बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या सेंटिमेंट पाया जाता है वोटर्स में, और पॉलिटिकल पार्टीज क्या अब लाहेअमल इख्तियार करती हुई आपको नजर आ रही हैं, कोई इत्तेहाद ही क्रिएट होगा? बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं डीआरओ कोरंगी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। कल देखें इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची के मुकम्मल नताइज जो हैं वो तो जारी कर दिए गए। नताइज जैसे ही जारी हुए उसके बाद पॉलिटिकल सियासी जमातें जो हैं उसमें तशवीश पाई जाती है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कल हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा नाला दिखाई दी है। उनकी जानिब से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मनसूफाना फैसला तो किया गया था, पर जुर्रतमंदाना फैसला जो है उनकी जानिब से किया गया था, पर मनसूफाना फैसला जो कल हुए हैं, हटकंडे जो मुबैना तौर पर इस्तेमाल किए गए, इसके अलावा मुबैना धांधली का उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि हम आज कराची के जितने भी डीआरओ ऑफिस हैं उसका घेराव करेंगे, वहाँ बैठेंगे। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जो है अब्दुल गुलाम कादिर तालपुर जो है उनके दफ्तर के बाहर वो आज घेराव करेंगे, उनके कारकुनानों को उन्होंने तलब करे। वहाँ पर बताया गया कि मुबैना धांधली वहाँ पर ज़्यादा की गई है। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 246 यूसिस में से 235 यूसिस के नताइज जो हैं वो जारी कर दी गए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा जो है भारी नज़र आया। इसके अलावा जमात इस्लामी जो है वो दूसरे नंबर पर रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 40 वोट लेकर तीसरे नंबर पर उनकी पोजीशन रही। जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो कराची से खड़े हुए थे वो 3 जो नशिस्त थी उस पर कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा MKM हकीकी जो है वो उन्होंने भी अपना एक वोट जो है वो काशान, मुझे ये तो बताइए, आप कवर करते रहे, काशान आप पूरा दिन कल देखते रहे और इवेंट इलेक्शन डे के ऊपर संडे पर भी आप कवर करते रहे, जो इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, ठप्पे लग रहे हैं, जो नजर आ रहा है कि जी धांधली हो रही है, मनूवर किया गया है, कोई एक्शन लिया गया उन पे या एक कान से डाली दूसरे से निकाली? सॉरी, आवाज स्लो आ रही है बहुत। जो धांधली के इल्जाम थे उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? काशान, जो धांधली की वीडियोस चल रही हैं, सब कुछ चल रहे हैं कि जिस तरीके से धांधली हुई है इलेक्शन में, उस पर कोई एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए बल्दिया टाउन में इलेक्शन की रात गए जो है वीडियोस भी एक्सपोज हुई थी, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है पोलिंग स्टेशन की वीडियो जो है वायरल हो रही है जिसके ऊपर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। जबकि वहाँ पुलिस हुक्काम की जब हमने बात करी तो पुलिस ने इस हवाले से मौक़िफ़ देने से इनकार करा। बल्दिया टाउन में हुकूमती जमात के जो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हुए थे उनको खुद वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि बल्दिया टाउन में वो खड़े हो रहे थे, ठप्पे लगा रहे थे अपने जो उनके बैलेट पेपर्स थे उसके ऊपर। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है उन्होंने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करा है। आज बल्दिया टाउन से मुंतखब होने वाले मुफ्ती कासिम फ़करी साहब जो है उन्होंने इजलास हंगामी तलब कर लिया, उन्होंने भी अपने कारकुनानों को कराची में तलब कर लिया। उनकी जानिब से बताया गया कि डीआरओ ऑफिस जो है हम उनका घेराव करेंगे, वहाँ पर जाकर हम अपना एहतजाज रिपोर्ट कराएंगे। ये जो मुबैना धांधली जो ये बल्दियाती इंतखाबात में इसके ऊपर पूरा एहतजाज जो है हम अपना रिकॉर्ड कराएंगे। जी
राइट, एहतजाज किया जाएगा कराची में आज। बहुत बहुत शुक्रिया काशान, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। इस्लामी ने बोल दिया है कि हम भी एहतजाज करेंगे, TLP ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। तमाम पार्टीज जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आज अपना पावर शो करेंगे, एहतजाज करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे ताकि अपने हक के लिए खड़े हो सकें। क्योंकि देखा यही जा रहा है कि वोटर्स निकले भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जमात इस्लामी से स्ट्रॉन्ग कैंपेन इन इलेक्शंस में किसी ने नहीं की थी। ये वो इलेक्शंस हैं जो 3 महीने से डिले होते आ रहे थे, 3 बार डिले हो चुके थे, चौथी बार डिले हो रहे थे, जिसकी वजह से लंबी कैंपेन चली थी। मैं कहूँगा तारीख की सबसे लंबी कैंपेन अगर लोकल बॉडीज़ की आप उठा के देखें तो इससे लंबी आप मुझे तो कहीं नहीं मिली, आपको भी शायद ना मिले, क्योंकि ये इतनी बार डिले होने की वजह से इतना पैसा लग चुका था, सारे जितने भी लोग थे वो मुश्किलात का शिकार थे, सैलाब मुतासरीन, सैलाब की वजह से भी नुकसान बड़ा हुआ था। एट द सेम टाइम जो रिजल्ट्स आए हैं वो पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली जमात इस्लामी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और वो यकीनन इल्हाक करेंगे उन तमाम पार्टियों के साथ जो एहतजाज करना चाहती हैं रिजल्ट्स के ऊपर। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो इनसे वाज़ेह हो रहा है कि किस तरीके से मनूवर किया गया है इन इलेक्शंस को। किसने किया है मैं नहीं किसी को इल्ज़ाम ठहराना चाहता, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हम जानते हैं जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है उसी के लिए कहा जाता है कि वो ही मनूवर कर रहा है। लेकिन सोचने की ज़रूरत यह है कि कराची के जो मौजूदा हालात हैं उनके अंदर ये रिज़ल्ट्स, इस तरह का एहतजाज, मुआशी हालात वाज़ेह है कि इट्स प्रीटी सैड। अब कराची को इसी तरह इग्नोर किया गया तो लोग हमेशा की तरह यही कहते रहेंगे यतीम कराची, कराची लावारिस, कराची का कोई भी नहीं। लेकिन जबकि कराची मुआशी शहर रग है, पूरे मुल्क के लिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान का ATM है कराची, पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो कराची पूरे पाकिस्तान के लिए करता है पूरा पाकिस्तान भी कराची के लिए वही करे, उसी तरह के तासुरात रखे। खैर आगे बढ़ते हम सेगमेंट शामिल करेंगे अपना हीरो पाकिस्तानी, जिसमें आपको मिलवाना चाह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब एक बॉडी बिल्डर से। यकीनन अगर हौसले बुलंद हो, सच्ची लगन हो तो कोई भी टारगेट अचीव किया जा सकता है। लाहौर के ट्रैफिक वार्डन है जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपनी बॉडी तैयार की है, मुकाबले में हिस्सा लिया है और मिस्टर लाहौर का टाइटल भी जीत लिया है। आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। वसीम, ये तो बड़ा महंगा खेल है। एक तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप माशाल्लाह से अपने ख्वाब अचीव कर रहे हैं और अल्लाह करे कि आप इसी तरह अचीव करते रहें और कौम का सर फखर से बुलंद करते रहें। ये बताइए वसीम, आजकल तो बड़ी महंगाई है और बॉडी बिल्डिंग तो बहुत महंगा खेल है भाई। डाइट मेंटेन करने में ही जो है 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं, फिर प्रोटीन के डब्बे आते हैं, ये आता है वो आता है। आई होप आपके साथ स्पॉन्सर्स भी हों और मुख्तलिफ इदारे हों। पंजाब पुलिस आपकी सपोर्ट कर रही है जिस तरह मुझे नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली भी कर रही होगी वसीम। जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं ये टाइटल विन कर सका। सर बात आपकी ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग तो वाकई बहुत कॉस्टली है, लेकिन अभी तक मुझे स्पॉन्सर तो एज ए कोई नहीं मिला। ये मैं अपने बिहाफ के ऊपर ही कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा एंड के ऊपर जाके तैयारी स्टार्ट नहीं करता, बिल्कुल साल के स्टार्ट में कर देता हूँ शुरू, ताकि स्लोली अपने गोल की तरफ बढ़ता रहूँ। तो इस तरह फिर ये मैनेज कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें वाकई मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा मुझे हो रही हैं। ये बताइए कि आपके इस सफ़र में, इस करियर के सफ़र में किस किस ने आपका साथ दिया यहाँ तक पहुँचने में? सर सबसे पहले तो मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो मेरी वाइफ ने किया है माशाल्लाह, जो कि मेरे लिए मील बनाती है, बच्चों को मैनेज कर रही है। तो जितना मैं अगर एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझसे डबल एफर्ट मेरी वाइफ करती है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में जो मील है सबसे ज़्यादा उसका रोल है। तो वो मेरे मील टाइम के ऊपर बना के मुझे देती है, तो सबसे पहले मैं उसका थैंक्स अदा करता हूँ। और दूसरे नंबर पर मेरे उस्ताद हैं आसम रज़ा साहब, जो कि पुलिस के कोच हैं बहुत अच्छे, मिस्टर पाकिस्तान हैं, मिस्टर लाहौर हैं, मिस्टर पंजाब भी हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बॉस मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कोच जो होते हैं वो कंपटीशन की तैयारी के लिए 2 से 3 लाख रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। बल्कि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मेरे सप्लीमेंटेशन जो है वो भी खुद कर देते हैं। कि मेरे पास सप्लीमेंट की बजट नहीं है, तो वो कहते हैं यार, वो भी स्पोर्ट्स मैन है, तो कहते हैं यार ये अब मेरा सप्लीमेंट आप इसको यूज़ कर लो। तो वो मुझे एज ए बड़े भाई ट्रीट कर रहे हैं। डेमो जिम के अंदर वो ट्रेनिंग करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना जिम की फीस ना ट्रेनिंग, सप्लीमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल है, अगर वो ना होते तो मैं ये अचीव ना कर पाता कभी भी ये टाइटल। माशाल्लाह। अब मुझे ये बताइए कि सुबह से रात तक आपकी डाइट क्या होती है वसीम भाई? नाश्ते से शुरू कीजिएगा। जी सर, ये डाइट ना गोल के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। अगर मैं मैसिव होना चाहूँगा
तो फिर मैं कैलोरीज जो है अपनी ज़्यादा लूँगा। जैसे मैं सुबह में ओट्स लूँगा, दोपहर के टाइम के ऊपर दलिया, और जैसे बीफ है उसका कीमा, बॉयल चिकन्स, बॉयल राइस, बॉयल पोटैटो। सर इस लिहाज से डाइट होती है, जैसा गोल होगा वैसी ही डाइट होगी। माशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच वसीम अरशद साहब। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आसिम रज़ा साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वाइफ का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। हम हमेशा कहते हैं टैलेंट बहुत कदर नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला मदद करता है, उसकी लाठी बे आवाज़ है। जिस तरह वसीम की है दूसरों को भी करेंगे, हमें यकीन है इस बात का। नाउमीदी कुफर है, इसीलिए टैलेंट को हमेशा सोचना चाहिए कि हम हिम्मत ना हारें, मेहनत करते रहें, अपने गोल्स ज़रूर अचीव करेंगे, अपने टारगेट ज़रूर अचीव करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है सर। फिरदौस साहब, जमाते इस्लामी से आपका इल्हाक होने जा रहा है सर? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। सर लोग समझ रहे हैं कि अब जमात इस्लामी और पीटीआई हाथ मिला के मेयर ले आएंगे कराची में। आई थिंक हम उनसे दोबारा रब्ता करते हैं, लेकिन इस पर नजरें हैं कराची वालों की। वो यही सोच रहे होंगे कौन होगा नया मेयर, क्योंकि अब मेयर के पास कुछ ज़्यादा इस वक्त पावर्स आ चुकी हैं। चाहे बात हो KWSB की, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड की, बात हो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, जो पहले मेयर के हाथ में नहीं होती। कराची के जो साबिक मेयर थे वसीम अख्तर साहब, वो हमेशा यही कहते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन अब जो मेयर आएगा उसके पास इख्तियारात होंगे, काफ़ी हद तक पावर होगी। लेट्स सी कि अब वो कितने इख्तियारात हासिल करने में कामयाब होते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नकवी साहब, आई होप यू कैन हेयर मी नाउ। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा कितने चांसेस हैं पीटीआई जमात इस्लामी कराची में अपना मेयर लाने के लिए हाथ में ला ले? देखिए, इस वक्त हमारी पार्टी की मीटिंग होगी और उसके बाद फैसला करेंगे। हमारे पास 2-3 राहें हैं। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश जरूर करेंगे एक तरीके से, लेकिन कई तरफ ये भी सोचना पड़ता है कि जिस तरह इन्होंने माजी में सिंध का किया है, बेहतर ये है कि ये कॉपरेट नहीं करेंगे, न जमात इस्लामी के साथ करेंगे ना हमारे साथ। और जब तक ये सिंध हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये किसी बल्दियाती निज़ाम को चलने नहीं देंगे जिसमें पीपल्स पार्टी ना हो। तो ये एक मेजर जिसके लिहाज से देखना पड़ेगा। सर आपने कहा आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया कि इत्तेहाद क्रिएट किया जाए, एलाइज क्रिएट किए जाएं। एक ऑप्शन शायद एहतजाज का है। सर एहतजाज करेंगे आप लोग? सर एहतजाज देखिए, एक वो तो बड़ा क्लियर कट है कि हमने ये सारे मामले को कोर्ट में भी लेके जाना है और चैलेंज भी करना है। बेतहाशा सबूत है बेज़ाब्तियों के, और इस इलेक्शन को क्वेश्चन में तो लाना ही है। ये तो हमारी स्ट्रगल का हिस्सा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, और किससे अलायंस करना है। कि पीटीआई ने इस इलेक्शन को जो है चैलेंज तो करना है। सर इस इलेक्शन में एसीपी का रोल आपकी नजर में कितना मुतनाज़े है? क्योंकि इतनी सारी धांधली की वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई एक्शन नहीं देख रहे हम। ये धांधली देखिए, यहाँ धांधली जब डिस्कशन में आएगी। आई थिंक यस, थोड़ी लाइन में डिस्टर्बेंस है। नकवी साहब इज ऑल्सो ट्रैवलिंग, जिसकी वजह से सिग्नल के ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वो अदालतों में जाएंगे, उसका भी ऑप्शन है। और वो यही अभी मीटिंग होगी पीटीआई की जिसमें फैसला किया जाएगा। नकवी साहब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, प्लीज कंटिन्यू सर जो आप कह रहे थे। ये मैं कह रहा था कि हमने जब इलेक्शन को चैलेंज करना है तो हम चैलेंज करेंगे हर चीज को, वोटर लिस्ट को, डिलिमिटेशन को, पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग को, पोलिंग स्टेशंस किस वक्त खुले, लोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस, एक कमरे में 4-4 बूथ करने, मेल फीमेल का सेपरेट नहीं करना। तो ये जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन था ये निहायत ही फ्लॉज था, और उसके लिहाज से इसको भी होना चाहिए आइंदा के लिए।
और इस इलेक्शन में भी चैलेंज करेंगे और रिजल्ट की टेबुलेशन पे तो खास तौर पे करेंगे कि आज के मॉडर्न दौर पे विद मॉडर्न मीन्स अवेलेबल कि शर्म की बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर रिजल्ट लाने के लिए जिधर सिर्फ 10% वोट कास्ट किया हो 36 घंटे से ज्यादा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी मौजूद थे, उन्होंने कह दिया है कि हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, चैलेंज करेंगे इन रिजल्ट्स को, पोलिंग स्टेशंस की बदनज़मी को, जो हुआ डिलिमिटेशंस हल्का बंदियों को, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं उनके ऊपर जो ऑप्शंस इस वक्त पीटीआई के पास मौजूद हैं उनको वो अपनी मीटिंग में जाकर भी डिस्कस करेंगे और फिर अपने आगे के लाहे अमल का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे ओ मनवारे ओ मनवारे ओ मनवारे न तड़पारे अगन दिल की न सुलगारे न भड़कारे न छलकारे ये नैनारे मनवारे। रेत का महल बनाया, हाथ तेरे कुछ ना आया, आस तेरे दिल की उजड़ी, दिल का दिया बुझाया, बिछड़िया दे दे के प्यार सबसे लेके आज कोई चला है सज के पिया नगरिया रे। ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे ओ मनवारे मनवारे ओ मनवारे न तड़पारे अगन दिल की न सुलगारे न भड़कारे न छलकारे ये नैनारे मनवारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग गाइस। हमें हसन हुसैन ने ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब जानते हैं हसन, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आए सुबह हम जानते हैं कि ये सिंगर लोग होते हैं रात को जागते हैं, सुबह उठते कम हम जागे ही हुए थे, पूरी रात जाग के आप आ गए। चश्मे मैंने इसलिए पहने ताकि मेरी बंद आंखें नजर ना आए जबान चल रही है लेकिन दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब टेल मी हाउस लाइफ हसन, आजकल एक सिंगर की जिंदगी कैसी होती है? व्हाट आर द चैलेंजेस इन योर लाइफ? हु सपोर्टेड यू इन योर करियर? और क्या चैलेंजेस आपको सामने नजर आ रहे हैं? कौन से गोल्स अचीव करने हैं? एक सवाल में 10 फेंक दिए मैंने। नहीं, हाँ एग्जैक्टली। गोल तो बहुत सिंपल सा है, टू पुट आउट गुड म्यूजिक so that people can relate to it and enjoy and get themselves entertained. रहेगी बात challenges की, you know, as a singer, as an artist, यहाँ पे वो यहाँ पे भी बहुत हैं और आप यहाँ के अलावा कहीं और भी चले जाएं तो everyone, you know, every pound have its own crocodile. लाइफ की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा गम? अरे यार ये बड़ी टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी ये है कि अल्लाह ताला ने सेहत अच्छी दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, सबसे बड़ी खुशी है। सुभान अल्लाह। और गम अम्मी जब मेरी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो एक था, एक शौक था, यकीनन। बिकॉज अम्मी का ये था कि अम्मी ने दुनिया से लड़ना सिखा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सिखाया कि मैं जब चली जाऊंगी तो फिर किस तरह लड़ना है। बेशक। व्हाट इज म्यूजिक फॉर हसन हुसैन? एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग। खाना भी यही है, सोना भी यही है, बीवी भी यही है, बच्चे भी यही है। टेक म्यूजिक अवे फ्रॉम मी एंड देन नेक्स्ट डे यू विल सी मी। कोई और इंसान निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं दुनिया में नहीं होगा, निकलेगा। कैसे शौक पड़ा हसन? सी व्हेन आई वाज अ किड ना, मतलब तो ऐसा था कि अपना थोड़े से हम लोग पंजाबी हैं एक्चुअली, तो एक ना वो अपना एक वो एग्रेशन जो है ना वो निकालना होता कहीं ना कहीं। माशाल्लाह आपकी अच्छी बात यह है कि आप डिनायल में नहीं है, हाँ। आप जानते हैं कि एग्रेशन है, हाँ। और उसको निकालना है। आई थिंक यू हैव डन द राइट जॉब। हाँ ऐसे ही ऐसे। तो उसके ऊपर हुआ ये कि यार मैंने कहा, सोचा हमने कहा यार पढ़े करने का कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं।
you know, and then singing came along, and then I was उस टाइम पे जब मैं अपने I think 9th में था, तो MTV बड़ा yes, Channel V, MTV, तो उनके वो 8 कॉन्सर्ट्स चल रहे होते थे, Guns N' Roses, ये वो वगैरह वगैरह. Like this is the right direction, you know. कमरे में बैठे गिटार तो उस टाइम पे था नहीं, गले फाड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि म्यूजिक का शौक अम्मी को भी था, अब्बू को भी था, घर में सबको सुनने का बहुत शौक है. तो मैं कहा यार ये तो बेस्ट है, बंदा गिटार पकड़े गला फाड़े, सारा एग्रेशन भी निकल जाए. All is gone. As a career, how is it? As a career, it takes time because आपका ऐसा है कि if you don't have someone from the field already, then it takes time. But you have to be very consistent about it. Genre select करना कैसे आप बंदा करे, कोई भी सिंगर कैसे चूज करता है कि which genre I should go into? आजकल रैप बड़ा इनोवा हुआ है. नहीं देखें, उसका क्या होता है, वो एक लोगों की एक अलग डायरेक्शन है. मेरे लिए म्यूजिक ऐसा है कि आई लाइक रैप, आई लाइक रॉक, आई लाइक हिप हॉप. राइट हसन, विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. एक ब्रेक का वक्त आ गया, एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस पे नजर डालते हैं, फिर वापस आते हैं. हसन हमारे साथ होंगे, आप कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक टू दुनिया बोल है. हसन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर अरीश हारून ने. वेलकम, न्यूट्रिशनिस्ट हैं. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो. यकीनन हसन जब गिटार बजा रहे थे तो जो अकूस्टिक गिटार्स होते हैं, इनकी जो स्ट्रमिंग, उनकी जो स्ट्रिंग्स की आवाज़ होती है हसन, बड़ी सूदिंग होती है. आपको बड़ी पसंद होगी ये? हाँ बिल्कुल, बहुत. और कौन से आपको इंस्ट्रूमेंट्स पसंद हैं ऐसे? मुझे अपना पियानो और इसके अलावा वायलिन बहुत पसंद है. वायलिन जो दिल को जाके लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे बनाई दिल से है. एग्जैक्टली. लेकिन इस वक्त हमें हसन कुछ न्यूट्रिशंस को डिस्कस करना है. आजकल लोगों की ईटिंग हैबिट्स काफ़ी सैड हो गई हैं और नई नई रिसर्चेस भी आ रही हैं. अब लेटेस्ट एक रिसर्च आई है जिसके मुताबिक विटामिन डी कैंसर को कंट्रोल करने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है. एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस विद डॉक्टर अरीश. डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइए, विटामिन डी, अच्छा लोग जो है ना धूप से भागते हैं हमेशा, दे डोंट टेक सनलाइट एट ऑल. एथलेटिक लोग कम हो गए हैं, स्क्रीन्स के गुलाम बन गए हैं, पूरा वक्त स्क्रीन पे, बच्चे भी स्क्रीन पे, स्कूल से आए स्क्रीन पे. व्हाट डज द लेटेस्ट रिसर्च टेल अस? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो वैसे ही हमें पता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती विटामिन डी के बगैर, तो उसके अगर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बोन्स तो वीक होएंगी. अच्छा, कैंसर का ये है कि रिसर्च जो है ना काफ़ी अरसे से चल रही है, उसमें ये हम लोगों ने देखा है कि इफ़ समबडी हु इज़ टेकिंग विटामिन डी एंड उनके लेवल्स अच्छे होते हैं तो प्रिवेंटिव हो जाता है. दैट इज़ बेसिकली बिकॉज कि विटामिन डी इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करती है. तो इन्फ्लेमेशन जहाँ कम होगी, जहाँ पे आपके फ्री रेडिकल्स कम होंगे, वहाँ पे रिस्क ऑफ कैंसर कम हो जाएगा. दूसरा, विटामिन डी का ये देखा गया कि जो कैंसर जो इन्वेजिव टाइप के होते हैं, जो फैलते हैं जिस्म में, यानी कि स्प्रेड होते हैं, उसको रोकती है. जो लोग सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं आफ्टर बीइंग डायग्नोज्ड, तो उसकी स्प्रेड को रोकती है. इन्वेजन जो है, जो इन्वेजिव कैंसर्स होते हैं उनको प्रिवेंट करती है. इस रीजन में विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी बढ़ी हुई क्यों है डॉक्टर साहब? एक तो डाइट सोर्सेज, जो फूड सोर्सेज हैं विटामिन डी की, दे आर वेरी फ्यू, और हम लोग वो खाते नहीं. वो कौन सी हैं सोर्सेज? अंडे की जर्दी में होता है, मशरूम्स में होता है, सी फूड इज़ अ वेरी रिच सोर्स. जो बीफ की लिवर होता है, कलेजी होती है, उसमें होता है. अब आप ये देखें कि डेली बेसिस पे अंडा कौन खा रहा है? नहीं खाते हम लोग. पराठे, हलवा पूरी, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं. सी फूड हमारी मेजॉरिटी, हाँ सी फूड भी नहीं खाते. आप खाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी. एंड सी फूड बहुत कम खाते हैं हम लोग. हमारी डाइट के प्रॉब्लम्स क्या हैं बड़े आपकी नज़र में? व्हाट शुड वी चेंज इमीडिएटली? डाइट के प्रॉब्लम्स हमारे बहुत सारे हैं. हम लोग पानी कम पीते हैं, हम मसाले ज़्यादा खाते हैं, हम फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हम बाहर के खाने बहुत खाते हैं. वैसे हम सारे महंगाई को रोते हैं, लेकिन हमारे पास ईटिंग आउट के लिए पैसे बहुत होते हैं. उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं, और फिर हम डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को कहते हैं कि कंसल्टेशन ना लें, बस इलाज कर दें हमारा. ऐसे ही. और डॉक्टर्स के लिए फिर क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, काउंसलिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जब मेडिसिन कुछ लिख देते हैं ना, कोई चीज़ एडवाइस करते हैं ना, वैसे किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होगा, लेकिन वो उस मेडिसिन की पूरी रिसर्च कर लेंगे वो पेशेंट्स गूगल खोल के, और कहेंगे इसके तो ये साइड, जो कोई रिस्क 1%, 0.1% भी लिखा होगा ना, कहेंगे ये इस पे लिखा आपने, मैं मेडिसिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग.
और बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर को आके सिखा रहे होते हैं कि तुम्हें बहुत नहीं पता। बहुत सारे मैं डाइट लिख के देती हूँ, आई राइट देम कि मैं कहती हूँ जंक फूड हम ज़्यादातर निकालते हैं, उसमें से जो आपके प्रोसेस फूड्स होते हैं उनको निकालते हैं। खजूर लिख के देती हूँ, खजूर फैटनिंग है डॉक्टर साहब, खजूर हम खाएंगे इसमें इतना मीठा है। भाई ये क्या बात है, जब लिख के दिया कोई रीज़न है उसके पीछे। एक आम पाकिस्तानी को आप क्या डाइट रेकमेंड करेंगे? देखिए आम पाकिस्तानी जो है ना, मेरे पास आई हैव पेशेंट्स जो बहुत एलीट क्लास से भी आ रहे हैं, आई हैव पेशेंट्स जो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग टाइप के भी हैं, मदर्स भी हैं जो घर पे रहती हैं, वर्किंग वुमेन भी है। तो एवरीवन हैज़ अ वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल, एवरीवन शुड बी गाइडेड अकॉर्डिंग जो उनका लाइफस्टाइल, उसके जो आप कर रहे होते हैं उसको मॉडिफाई करना होता है। आप 360 टर्न नहीं कर देंगे कि अब जो बंदा रात को जाग रहा है या सुबह देर से उठ रहा है आप उसको ये नहीं कहेंगे कि नहीं कल से तुमने सुबह 7 बजे उठना है और नाश्ता करना है। यू मॉडिफाई दैट, आप आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाते हैं और जो वो खा रहा होता है उसकी के अंदर चीज़ें लाते हैं। अब कोई बंदा चिकन नहीं खा सकता, हम हाई प्रोटीन डाइट में उसको चिकन नहीं खिलाएंगे, फिर उसको हम दाल सब्जी ही खिलाएंगे, लेकिन किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में वो उसको बता देंगे। डॉक्टर साहब, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी जो मुझे बड़ी पसंद भी आई थी, नेटफ्लिक्स पे थी, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम। उसमें दिखाया ये गया था कि बहुत सारे एथलीट्स थे जो प्रोटीन्स पहले गोश्त के थ्रू ले रहे थे, एनिमल्स के थ्रू ले रहे थे, एनिमल मीट के थ्रू, और फिर उन सब को प्रोटीन दिया गया सब्जियों के थ्रू, वीगन डाइट पे ले आए कंप्लीटली, और उन सब की परफॉर्मेंस, चाहे वो रनर हो तो उसकी भागने की स्पीड बढ़ गई, वो जिम में बॉडी बिल्डिंग कर रहा था तो वो लिफ्ट ज़्यादा करना शुरू हो गया, वो कोई कॉम्बैट स्पोर्ट में था, बॉक्सिंग में था, किसी और में था, वहाँ उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। इन सब एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। बट सैडली आज लोग समझते हैं कि नहीं यार, सब्जियां खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, प्रोटीन के लिए हमें गोश्त खाना ज़रूरी है। देखिए प्रोटीन, गोश्त, मीट अच्छी सोर्स है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ना, लेकिन आप जो है उसके मीट के अलावा ऑल्टरनेटिव, अब मेरे पास टोटली ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बिल्कुल मीट नहीं खाते होते। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे यहाँ हिंदू पेशेंट्स हैं, क्रिश्चियंस पेशेंट्स हैं, आई हैव डिफरेंट वैरायटी जो हर तरीके से आते हैं, जो बिल्कुल मीट नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, उनको दूध दही का भी इशू हो रहा होता है, तो उनको आप टोटली सब्जी और दाल पे ही डाल के उनकी प्रोटीन सोर्सेज पूरी करते हैं। एंड आपको पता है अगर टू मच प्रोटीन ली जाए तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर इन्फ्लेमेशन होगी, वही बात है, जहाँ इन्फ्लेमेशन हुई वहाँ पे आपने सोच लें कि आपने अपना पूरा सिस्टम जो है ना वो ख़राब कर दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा इसमें, यहाँ पे ना लोग जो हैं, जब स्पेशली ये जब डॉक्टर्स जब किसी के बारे में, डाइट के बारे में बात करते हैं, पीपल कंफ्यूज डाइट विद फाका। हाँ, ये वो समझते हैं हमें भूखा रहना पड़ेगा। वो एक वर्ड आ गया है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, मतलब वो हर किसी को मालूम है कि दिन में 12-14 घंटे ऐसे गुजारने कह रहे होते हैं कि आप डाइट, मतलब डाइट से मुराद अपनी प्रोटीन और वो सारे बैलेंसेस, डाइट हम जो भी खा रहे हैं वो डाइट है। हम जो खा रहे हैं वो हमारी डाइट है। यू विल एग्री विद मी ऑन दिस। बिल्कुल, लोग समझते हैं फाका। वो डाइट के बेसिकली दो मीनिंग पाकिस्तान में, एक है डाइटिंग पे जाना, खाना ना खाना, एक होता है डाइट प्लान कि मैं अपने खाने में क्या खाऊंगा उसका प्लान बनाऊं। तो उन दोनों चीजों को लोग आप कंफ्यूज करते हैं। लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना, वो जाते हैं जिम और वो बहुत ज्यादा अंडे खा रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब से पूछिए मेरे लिए, खाली जर्दी खा रहे हैं पूरी, वो सब कुछ खा रहे हैं, कुछ छिलका भी उनका बस चले तो वो भी खा गए। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछिए मेरे लिए एक बैलेंस डाइट मील कोई। देखिए बैलेंस डाइट मील जो होती है ना, जिम जो करते हैं पेशेंट्स, उनके लिए होता है कि आप कितनी देर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं, एंड देन व्हाट इज़ योर हार्ट रेट, आप टारगेट हार्ट रेट अपना अचीव करते हैं कि नहीं करते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोटीन एग्स इसलिए एक्चुअली देते हैं क्योंकि एग का जो वाइट होता है, इट इज़ प्योरली प्रोटीन, इट हैज़ लो कैलोरीज एंड वो बॉडी में डायरेक्टली जाके इन्फ्लेमेशन नहीं करता जैसे मीट की सोर्सेज करती हैं। तो वी डू एडवाइस, अगर जो जिम कर रहा होता है कि आप प्रोटीन इससे ले लें, लेकिन योग जो है वो दिन में 2 से ज़्यादा ना लें, क्योंकि योग ऑल्दो उसमें लिपिड्स अच्छे होते हैं, वो डायरेक्टली आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा रहे होते, लेकिन स्टिल वी डोंट एडवाइस दैट। वो प्रोड्यूसर आपने लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी है, वो कह रहे हैं कि 5 अंडे हो सकते हैं डॉक्टर साहब। 5 अंडे नहीं, एग वाइट्स तो यू कैन हैव 17 एग वाइट्स। उसका मसला योग का मसला है, योग का मसला है ना, दाने आ जाएंगे, होल एग्स जो है ना वो मना किए जाते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं इतनी महंगाई में 1 अंडा खा लें बहुत है। आप कहाँ इतने सारे अंडों की बात कर रहे हैं। उनको कि दही खाएं, स्मूदीज लें फ्रूट की, आजकल स्ट्रॉबेरीज आने वाली हैं। लेकिन बात उनकी भी सही है। हाँ, बात उनकी भी सही है, लेकिन एक बात है, इतनी महंगाई है, सैडली हमारे मुल्क में वही कैपिटलिज्म का फ्लो है, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर। बड़े रेस्टोरेंट्स में आप जहाँ जाएंगे जहाँ पे 50,000 का भी आपको स्टेक मिलता है कराची में, वहाँ पे आपको लाइन लगी हुई नजर आएगी कि बैठने की जगह नहीं है, अंदर लाइन लगाइए फिर 50,000 का स्टेक खाइएगा। और सब बाहर खाने की वजह से लोगों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। फास्ट फूड के बर्गर जिंगर के पीछे भाग भाग के बच्चे भी पिज्जा करते रहते हैं।
घर के खाने से दूर हो गए हैं लोग, जिसकी वजह से आई थिंक मैदे में और पेट में एक कंटिन्यूस एक प्रॉब्लम चल रहा है जनरेशंस के अंदर। देखिए सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है ना, ये होता है कि आप ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं, और ओवरवेट जब होंगे तो आप डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर जितनी डिजीज़ेस हैं, ब्लड प्रेशर, उस पर आप रिस्क पे आ जाएंगे। और इस वजह से होते हैं कि अगर आप हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम इंग्रेडिएंट्स में भी, अगर एक बाहर की मील और घर की मील है तो उसमें 300 to 500 कैलोरीज का डिफरेंस आ जाता है। पैसों की बहुत बचत होती है, और 3000 to 5000 की बचत हो जाती है, पैसों की भी बचत हो जाती है। तो वही बात है, मसाले जो यूज़ किए जा रहे होते हैं स्टमक में, उसमें एसिड रिफ्लक्स के, एसिडिटी के इश्यूज़, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के इश्यूज़, जितना फैटी मील लेंगे उतना आप रिस्क पर डाल देंगे अपने आप को। ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। मैं कहती हूँ ज़रूर खाएं बाहर का, ये नहीं कि मना है, लेकिन वीक में 1 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें मैक्सिमम। बाकी घर पे आएँ, क्लीन ईटिंग करें। क्लीन ईटिंग में ये है कि आप सब्जियाँ और फ्रूट जितना नेचुरल फॉर्म में खा सकते हैं वो खाएं। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, जो रेस्टोरेंट आपको अपना किचन ना दिखाए वहां ना खाएं, ओपन किचन होना चाहिए। जाके चेक करें उनका किचन कैसा है, वो किस तरह के इंग्रेडिएंट्स, कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, फिर भरोसा हो फिर का। अच्छा ये बताइए हसन भाई। जी सर। लग रहा है आप भी काफी डाइट कॉन्शियस हैं। अभी हो गया हूँ, पहले नहीं था। वजह? उम्र का तकाजा। क्या उम्र है आपकी? जितनी भी है वो छोड़ दें। लेकिन नहीं, कहने का मकसद ये कि डाइट कॉन्शियस से मुराद लाइक इट्स टाइम टू बैलेंस योर डाइट नाउ, एंड एज शी सेड, eat healthy. No one is stopping you from not eating, but eat healthy. And with how do you eat healthy? I eat a lot of stuff. पराठे हो जाए, चिकन हो जाए, बीफ हो जाए, अपना मटन हो जाए, everything. But most important thing is that your body needs to move. या आपने बीफ का, मटन का, तूरी, करेले, कद्दू, सब कुछ आना चाहिए ना सर। करेले, तोरियां, अपना भिंडी जरूरी है बहुत, मटर, बैंगन, मटर। मेरा तो सबसे फेवरेट है वो अपना, क्या नाम है उसका, वो शलजम। हाय टर्निप्स, आई लव देम, बड़ा मजा आता है। शलजम और आलू, दैट्स माय फेवरेट। बट मेरा कहने का मकसद ये कि आप खाएं, लेकिन एट द सेम वेरी टाइम you need to move your body as well. बैठे ना रहे खाना खाने के बाद, burn it. एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, एंड देन टाइमिंग ऑफ व्हाट यू ईटिंग मैटर्स अ लॉट। क्योंकि अगर आप नाश्ते में पराठे खाते हैं, अर्ली नाश्ता करते हैं, तो आपको कभी तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर आप रात को 10-11 बजे खाएंगे तो तंग करेगा। डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं, मैं अपनी एक सहाफ़ी हूँ, पेशे से जर्नलिस्ट हूँ, तो हम कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर, और दुनिया भर में ये रिसर्च आ रही है कि हम अपनी बॉडी में जितने केमिकल्स डालते हैं उतना हम अपनी बॉडी का नुकसान करते हैं। बॉडी को जितना ऑर्गेनिक, नेचुरल, हर्बल चीज़ों पे रखते हैं उतना बॉडी के लिए अच्छा होता है। और आजकल के दौर में लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो है ना, वो कहते हैं गुलाम से बने हुए हैं। मैं अपने वालिद साहब की आपको मिसाल दूं कि 85 साल की उनकी उम्र है, सोने से पहले वो हाथ में इतनी सारी दवाइयाँ भरते हैं और खाते हैं, और कहते हैं अगर मैं दवाइयाँ ना खाऊं तो शायद मैं इस तरह की ज़िंदगी अच्छी ना जी सकूं। लेकिन एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड, वाइस वर्सा है। इतनी सारी दवाइयाँ खाने की वजह से हमारी बॉडी फिर इम्यून हो जाती है उन दवाइयों से भी, और अजीब से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। डॉक्टर साहब, मेडिसिन जब आप लेते हैं ना, अडेप्टेशन हो जाती है। सही है, अगर जैसे आप अगर डायबिटिक पेशेंट्स की एग्जांपल लें, तो जो ओरल ले रहे होते हैं मेडिसिन, उनको आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड इंसुलिन पे आना ही पड़ता है, क्योंकि वो कोई ओरल मेडिसिन वर्क नहीं करती, अडेप्टेशन हो जाती है, इम्यून हो जाती है। आप सोच लें कि मेडिसिन की भी। और मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं विद डाइट, मैं उनको इतना अच्छे तरीके से शुगर उनकी मॉनिटर कराती हूँ कि उनकी ओरल मेडिसिन मिनिमम हो जाती हैं। तो इफ़ यू गो, और वही बात है, आप खाने की चॉइसेस अपनी अच्छी करें। अगर खाने की चॉइसेस आपकी अच्छी हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है, हर चीज़ मिल जाती है और हमारी बॉडी अच्छा फंक्शन। गट खराब हो जाती है हमारी, मैंने एक हदीस से पढ़ा था डॉक्टर साहब के, जब अल्लाह ताला अपनी रहमत क़यामत से पहले उठाएगा तो सबसे पहली जो रहमत उठाएगा वो शहद होगी। और फिर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कि शहद की मक्खियाँ इस वक्त एक्सटिंक्ट हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, जो नेक्टर वो कलेक्ट करने जाती हैं फ्लावर से, वो पॉइजनस हो गया है, जिसकी वजह से शहद की मक्खियाँ दुनिया से ख़त्म होती जा रही हैं। खैर, छोड़ें दुनिया की बातें, चलते हैं सितारों की तरफ। आप जानते हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे व्यूअर्स हमारा स्टार्स और एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट बहुत पसंद करते हैं, बोल्ड प्रेडिक्शंस, इसका नाम है। सायरा काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सायरा, मुझे बताइए पाकिस्तान के सितारे कहाँ जा रहे हैं, और साथ साथ मुख्तलिफ हॉरोस्कोप्स आप बताएंगे मुख्तलिफ स्टार्स के। Sure. Should we start with the horoscopes? Please. या थोड़ा सा Your call. हाँ। अच्छा, जो अभी जो ट्रांसलेट हो रहा है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि पहले मेयर का बता दें। मेयर का जो इशू है ना वो गर्म चल रहा है।
अच्छा अच्छा द मेयर थिंग इज दैट आई डोंट हैव द डेटा फॉर बोथ ऑफ पीपल लाइक नईम उनके हाफिज नईम का और जो है ना ये अभी जो आलम नजमी आलम का था बट जो उनके यूसी नंबर जो सीट्स हैं दैट इज लाइक मोर फेवरेबल फॉर पीपी उन लोगों का ज्यादा मुझे है ना लग रहा है बट अगेन उनका जो नंबर नईम हाफिज नईम का था नंबर 8 जो उनका काउंसिल था यहाँ से उन्हें कंटेस्ट किया था दैट इज लाइक थोड़ा वो डिले और ड्रैग करता है चीजों को तो दैट्स अ थोड़ा सा अनफेवरेबल नंबर फॉर हिम बट अगर मुझे बस डेटा नहीं है मैं आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑफ विद द डेटा जो इलेक्शन डेटा उनका आया है तो एज कंपेयर टू जो नजमी साहब है उनका ज्यादा मुझे फेवरेबल लग रहा है फॉर बीइंग अ मेयर ऑफ कराची मूविंग फॉरवर्ड विद द हॉरोस्कोप्स अच्छा जो नेक्स्ट 2 डेज का एरीज के लिए मून विल बी ट्रांसिटिंग इन द 8th हाउस उसमें जरा तुमको ख्याल रखना होगा अपने जॉइंट एसेट्स का कोई न्यू डॉक्यूमेंटेशंस कोई साइन ना करें बिकॉज दैट विल बी थोड़ा सा अनफेवरेबल टाइम फॉर देम टॉरस के लिए अगर मैं बात करूं तो उनको रिलेशनशिप पे ख्याल रखना है अपने जॉइंट एसेट्स का विद द स्पाउस इफ दे आर इन्वॉल्व इन समथिंग जेमिनाई का जो है नंबर 6 पर होगा दैट इज लाइक हेल्थ उनको थोड़ा एंजाइटी ट्रिगर कर सकती है तो वो जरा थोड़ा उस बात का ख्याल रखें जेमिनाई पीपल फॉर द नेक्स्ट 2 डेज एंड देन कैंसर के लिए नंबर 5 में होगा दैट इज कनेक्टेड टू विद किड्स स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स तो इनको जरा थोड़ा 2 दिन ख्याल रखें अपना कोई ऐसी चीज ना ले जो रिस्की उनके लिए जो उनको फिजिकल इंजरी या कुछ ऐसे दे सके जरा उसका ख्याल रखना होगा देन लियोस के लिए इट्स हैपनिंग इन नंबर 4 हाउस नंबर 4 विच इज ऑफ हाउस एंड एवरीथिंग तो कोई भी नई चीज ना खरीदे अपनी स्पेस को declutter करें to have a better positivity around them so that will be good for them workers के लिए it will be happening in the 3rd house और वो हाउस होता है कम्युनिकेशन का तो they need to check their emails और कोई ऐसी कोई ईमेल किसी को गलत ना चली जाए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो जाए तो they need to take care of that then going to Libra it's happening in number 2nd house जो जो फैमिली का होता है possessions का होता है I would recommend not to buy anything expensive right now क्योंकि जरा थोड़ा सा कोई चीज ऐसे होता है कि they might regret later स्कॉर्पियोस के लिए ये राइट इन द 1st हाउस हो रहा है जो उनके इमोशंस को चार्ज अप करेगा थोड़ा एक्स्ट्रा तो दे नीड टू काम डाउन एंड टेम देयर इमोशंस इंपल्सिव को डिसीजन ना ले व्हिच दे माइट रिग्रेट लेटर फिर ये जो सेजिटेरियस लोगों के लिए है इट विल बी हैपनिंग इन द 12th हाउस वो होता है हाउस ऑफ सबकॉन्शियस एंड एवरीथिंग सो दे नीड टू ट्रांसफॉर्म देयर थॉट्स इनटू पॉजिटिविटी अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है इन द नेक्स्ट 2 days जस्ट लेट इट गो एंड लेट दिस टाइम फेज गो फिर वो चेंजेस इनमें थॉट्स में पॉजिटिविटी आ जाएगी इंशाल्लाह देन कैप्रिकॉर्न्स के लिए इट विल बी हैपनिंग in 11th house जो friends को connect करता है and everything so don't get into unnecessary debates with your friends if someone is suggesting you something इसको सुन ले then you can execute them later on Aquarius के लिए it will be happening in the 10th house workspace में जरा थोड़ा सा they will be emotionally connected but थोड़ा सा negativity आ सकती है plans जो उन्होंने किए होंगे to achieve their goals in the next 2 days which it can be delayed so don't get disheartened अगर कोई ऐसे workplace पे कोई issue हो Pisces के लिए it will be happening in 9th house उसमें जरा long distance travel है या कोई चीज अप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट 2 days के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर ले क्योंकि उसमें फिर डिले आ सकता है नेक्स्ट 2 days के बाद थिंग्स विल बी मोर क्लियर एंड मोर पॉजिटिव फॉर देम एंड ऑल द ज़ोडिएक्स इंशाल्लाह मिस काज़मी हमारे साथ कुछ टैलेंटेड लोग स्टूडियो में मौजूद हैं पहले आपकी मुलाकात में करवाना चाहूँगा हसन हुसैन है हमारे साथ बहुत पाकिस्तान के नामवर म्यूजिशियन है हसन अस्सलाम वालेकुम आपकी शादी हो चुकी है नहीं सर ये बताइए सारा कि आप मुझे बता सकती हैं हसन की शादी कब होगी अगर इनके आप कोई डेट ऑफ बर्थ जानना चाहें अगर ये बता नहीं रहे वैसे डेट ऑफ बर्थ अपनी लेकिन आसान नहीं मैं बता देता हूँ एक्चुअली आई वाज लिसनिंग टू यू वेरी क्लोजली मेरी परसों मेरी बर्थडे 21 को परसों 21 को इनकी सालगिरह दैट मींस 21st Jan 1986 इनकी डेट ऑफ बर्थ है 89 अच्छा चलें आप जो बोले टाइम ऑफ बर्थ एज वेल उनका सॉरी कम अगेन सारा टाइम ऑफ बर्थ कितने बजे पैदा हुए थे हसन भाई सर वो फजर जोहर मुझे नहीं पता वो he has no clue सारा I have no idea अच्छा there is one thing always जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो all the timings अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट कोई आंसर चाहिए होता है तो उसके लिए टाइम डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज वेरी नेसेसरी बिकॉज मैं वो एक फ्लूक में बात नहीं करती या कोई रैंडम बात नहीं करती तो टाइम का जरा होगा बट जनवरी ये बहुत हुए हैं तो 17 जनवरी आज से as of today things are changing in a positive mood इंशाल्लाह ताला बस थोड़ा सा ख्याल रखना होगा अम्मी ने कहा था तुम सुबह के टाइम पे पैदा हुए सारा सुबह 9 बजे पैदा हुए हैं दुबई में पैदा हुए हैं और 21st Jan इनकी डेट ऑफ बर्थ है यार ये क्लिप बहुत वायरल चली यार बता रहे हो पूछ रही है नहीं मैं बता रहा हूँ सुबह के टाइम पे साल छोड़ दें बस अपना चले ठीक है आप लगा लें अपना 1995
1995. ऑलराइट, अच्छा जस्ट लेट मी सी आपकी शादी का। अच्छा पूछा भी इन्होंने, बहुत ही बुरा सवाल है, शादी कब होगी? ठीक है, पूछना तो दें। अच्छा ये लास्ट ईयर से इनका एक टाइम पीरियड है विच इज, अगर यही डेट ऑफ बर्थ एंड सब कुछ करेक्ट है, देन लास्ट मार्च से इनका एक पीरियड एक्टिवेट हुआ है, दैट विल बी एंडिंग इन 2024। तो ये 2 साल जो पूरे इनके पास हैं फॉर गेटिंग मैरिड, और जस्ट नॉट गेटिंग मैरिड, इनको काफी कुछ चीजें, एक इनको करियर वाइज भी थोड़ा एक्सपेंशन मिलेगा एंड एवरीथिंग, दैट विल बी पॉजिटिव टाइम पीरियड फॉर देम। और बस एक इनको ख्याल रखना है कि ही विल बी इन द एंडिंग पीरियड ऑफ 7.5, वो सैटर्न का पीरियड जो आज ही एंटर हुआ है, तो उनको नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए कोई भी एक रिस्की डिसीजन ना लें। एंड वन थिंग विल बी गुड, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला विल बी कंपनसेटिंग हिम फॉर द स्ट्रगल्स और द हार्ड वर्क ही हैव बीन डूइंग फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंग। शादी का भी नेक्स्ट 2 इयर्स में पॉजिटिव तो है, तो he should get into this अगर he wanted to marry, this is a favorable time period। मार्च में क्या शुरू हुआ है सान भाई? I mean कुछ अभी तो मार्च आया नहीं है। Last year I started my company। माशाल्लाह। Aisha, you want to ask something? No? You good? So अच्छा, so her as per her, आपकी इनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से मेरी 2 साल में शादी हो रही है 2024 में। ओके 2024 तक का ये पूरा टाइम स्पैन है, 2022 से लेके 24, तो उसमें मैरिज भी है, आपका जो आपका काम वाम में सब एक्सपेंड होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर सच नाइस प्रेडिक्शन। थैंक यू सो वेरी मच काज़मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया, हॉरोस्कोप बताया, एंड राइट मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हसन हुसैन साहब, आप आए हमारे शो पे, 4 चांद लगाए अपनी खूबसूरत आवाज़ से भी, अपनी पर्सनालिटी से भी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो, प्लेजर हैविंग यू, आते रहिएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। शामिल करेंगे अपनी वेदर अपडेट्स, आपको बताएंगे मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, कराची में भी कड़ाके की ठंड है। शहर कायद में आज एक और सर्द तरीन रात गुजरी, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जब कराची में 7 होता है ना, सबकी जो है ना हवा कुल्फी जम जाती है। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड का राज बरकरार है। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द है और उसके बायस बेशतर अजला में दर्जा हरारत नेगेटिव चला गया है, मनफी में रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने 24 जनवरी से मुल्क भर में शदीद सर्दी की नई लहर की पेशगोई भी कर दी है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12, हैदराबाद में 9, कोयटा में -1, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 2, पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर इस वक्त जो कराची में बताया जा रहा है मुल्क भर में एक नई सर्दी की लहर आ रही है और जो कराची की कोल्ड वेव है, दोनों पर सर हमें ताज़ा-तरीन इत्तलात से आगाह कीजिएगा सर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो बड़ी सीवियर कोल्ड वेव चल रही थी सिंध में, टेम्परेचर किसी किसी जगह पे तो 0 तक पहुंच गया था अपर सिंध में जी, और कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, 4 इस रेंज में चल रहे थे। कराची में भी 6 डिग्री तक गिरा, परसों 6 डिग्री आ गया था, कल जो है 6.5 और आज कदरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, आज 9 डिग्री मिनिमम रिकॉर्ड किया गया। तो अगले 3 दिन जो है इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, रहेगी रात तो ठंडी रहेगी, लेकिन जैसे 6-7 की रेंज में चल रहा था तो अब ये 10-12 की रेंज में चले जाएगा अगले 3 दिन, 18, 19, 20 को। 21 या 22 से दोबारा लहर आएगी सर्दी की। कमी होने की वजह यह है कि बलूचिस्तान में एक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला दाखिल होगा कल से, तो तकरीबन सूबे भर में अच्छी बारिश होगी बलूचिस्तान में, और पहाड़ों पर यानी ज़्यारत तो कोयटा साइड पे और चमन जो पेशीन उन इलाकों में बर्फ़बारी भी मुतवक्की है इसी लहर के नतीजे में। तो ज़ाहिर है ये लहर जब 20 तारीख से 20 या 21 को पास करके आगे निकल जाएगी मुल्क के शुमाली हिस्सों की तरफ, तो फिर बलूचिस्तान और सिंध दोनों में इन एरियाज़ में सर्दी बढ़ जाएगी 22 तारीख से। तो दोबारा से इसी तरह की कोल्ड वेव कराची में मुतवक्की है, उसमें 23, 24, 25, 26, 3 से 4 दिन जो होंगे उसमें दोबारा से टेम्परेचर सिंगल डिजिट में यानी 6-7 की रेंज में दोबारा आ सकता है, और अपर सिंध के जो अजला हैं उनमें वही 2 से 4 डिग्री के दरमियान गिर सकता है। पहले तो कराची में ठंड में याद है कि 10 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए आती थी, लेकिन इस दफा ठंड कुछ ज्यादा वक्त के लिए आई है, इसकी कुछ रीजन दे सकते हैं सर मुझे?
देखिए अभी तो खैर ये पिछली वेव भी गुजरी है, तो ये 4 दिन रही, 13 से लेकर आज 17 है, तो 3-4-5 दिन, और अगला जो दौरानिया होगा वो इसका यानी 22 से वो है। तो इस एक्चुअली जो एक वेस्टर्ली हवाओं का एक सिलसिला जब दाखिल होता है ना, बारिश और बर्फबारी बरसाता है मुल्क के खासकर शुमाली हिस्सों में, तो उसके पीछे फिर कोल्ड एयर ज़्यादा शिद्दत वाली आती है। अमूमन ये होता है कि जब बारिश बर्फ़ वाला सिलसिला एक आगे निकलता है मुल्क पे से बरस कर, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर ज़्यादा से आती है शिद्दत वाली। तो ये आगे पीछे 2 सिलसिले आ रहे हैं, यानी एक पिछला गुजरा है उसमें भी अच्छी बारिश हुई है। सरदार साहब, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट साइकिल में कुछ तब्दीली देख रहे हैं सर? देखिए किसी सिंगल इवेंट को ना क्लाइमेट चेंज से ऐसे मतलब लिंक कर देना कोई इतना साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती, लेकिन वैसे क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड सर। वो तो है जी, वो तो है अपनी जगह पर कि अब जो मौसमों की शिद्दत में उसी वजह से इजाफा हो रहा है कि आपने देखा पिछले साल बहुत शिद्दत का सैलाब आया हमारे यहाँ, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी। हालांकि मार्च में नहीं होती है, अमूमन मई और जून में गर्मी हुआ करती है। तो अब देखें इस साल भी यानी ये जो 2022 गुजरा है, ये भी 8 ईयर्स तो पहले गुजरे थे पिछले 20 सालों में, 15-20 सालों में, और ये 9वां गर्म तरीन साल हो गया। तो उसमें आप कह लें कि जो वार्मेस्ट ईयर थे, यानी 5th वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड 2022, और पाकिस्तान के लिए भी ये 5वां या 6ठा फाल करता है इसकी जो रैंकिंग हम करें तो गर्मी के लिहाज से 2022। तो क्लाइमेट से जी जाहिर है अब हर आने वाला साल जो है ना वो कुछ इस तरह की अनसर्टन वेदर ज्यादा लाने का बायस बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और जैसे कि आपने मास्टर फ्रेम में देखा, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, जो कराची के मसाइल के ऊपर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं और सोशल मीडिया पर बड़े वायरल भी चल रहे हैं। हसन बेग साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू, आप आए सुबह सवेरे उठ के। वैसे तो मुझे भी कराची में रहते हुए तकरीबन 30 साल के लगभग हो गए, और मैं आपको बताऊं, कराची यतीम, कराची लावारिस जैसे लफ्ज़ अल्फाज का आदी है। मालूम है कि कराची पूरे पाकिस्तान का ATM है, पूरे पाकिस्तान को कमा के देगा, लेकिन कराची को उसका हक कोई भी नहीं देगा। क्योंकि कमाऊ पूत है ना, ये जो कमाएगा पाकिस्तान को मिलेगा, इसको क्या मिलेगा कुछ नहीं पता। हसन बेग साहब, आप माशाल्लाह से कराची के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। पत्थर कोई भी उठा लेंगे ना, यहाँ आपको बदमाश मिलेगा, चोर मिलेगा, डाकू मिलेगा। यहाँ पर 2 नंबरी को हमने नंबर 1 कर लिया है। कोई कराची के लिए सोचता ही नहीं। यहाँ तक कि कराची के मैं शहरियों को भी बोलूंगा कि कचरा भी फेंक रहे होते हैं ना गाड़ी से बाहर, सोचते नहीं है कि यार क्या हमें इस तरह गाड़ी का शीशा खोल के कचरा बाहर फेंकना चाहिए। तमीज ही नहीं रही। देखिए अभी मैं आपको, लोग बोलते हैं कराची के मसाइल क्या है, मैं आपके पैकेजेस में भी देख रहा था। अभी मैं बोलना शुरू कर दूं, कराची की सड़कें टूटी हैं। कराची का नौजवान लड़का, कोई भी शख्स अगर घर से बाहर निकलता है उसका मोबाइल चोरी हो जाता है। हमारे बच्चे, हम लोग जो है सर्कुलर रेलवे का ख्वाब देखते देखते एक दिन मर जाएंगे, लेकिन वो चलेगी नहीं। अगर हम बोलें कि हमारे यहाँ एक छोटी सी बारिश होती है तो हमारे घरों में नालों का पानी आ जाता है। तो बातें तो हम लोग 30-35 साल 40 साल से ये देख रहे हैं ना सर, इसमें नया क्या है? रोटी कपड़ा मकान से शुरू हुए थे, बिजली गैस पानी आ गया। आज कराची का शख्स ये नहीं रो रहा कि महंगाई कितनी हो गई या चीज़ें कितनी महंगी हो गई। आज वो शख्स ये रो रहा है कि मेरा कोई भी बच्चा बाहर जाता है तो वो ज़िंदा वापस नहीं आ रहा। उसका मोबाइल आज साल में एक बंदे ने एवरेज लगाता ना, अपने घर के जो मालियाती मामला होता है उसमें लिख देता है कि सालाना 2 मोबाइल तो छिन्ने हैं मेरे। सही है, जो कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का मोबाइल है, तो यानी कि 6,000 रुपये हम लोग डकैतों के लिए तैयार रखें अपने महीने के। ये कराची का शख्स दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी कराची को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। हम बोलते हैं नया मेयर आएगा, नया मेयर आएगा, नया मेयर आएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे भाई कैसे करेगा? क्या पावर्स है उसके पास? क्या करेगा वो कचरा तो उठा नहीं सकता, उसके केएमसी तो है नहीं उसके पास, वो सिर्फ चिड़ियाघर के बंदर सही कर सकता है। और क्या कर सकता है मेयर ना? लेकिन हसन, लेकिन लॉलीपॉप तो सब बेच रहे हैं ना तला भाई। बेशक। ये मुझे बताएं, जितने पुलिस के आपके अफसरान हैं जो कराची में ड्यूटी करते हैं, उनमें से कितने कराची के हैं? जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये DC AC वैसी जो लगे हुए होते हैं, इनमें से कितने कराची के हैं? कराची में कोई कराची का है ही नहीं, सारे बाहर जाके कराची में काम कर रहे हो। क्या करेंगे कराची के लिए? कश्मीर रोड पे जो शख्स मरा, जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, किसने मारा उसको?
एक पुलिस वाले ने मारा था ना सर। जी हाँ, जी हाँ। एक बच्चा नाले में गिर के मर जाता, उसकी लाश नहीं मिलती, उधर के डीसी के ऊपर, एसी के ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं होती? कोई कर नहीं सकता। तुम्हारा एरिया था भाई, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट हमारी आवाम के लिए नहीं है, ये इनका एजेंडा कुछ और है। और वो शख्स, मैं जब उससे मिला, वो बोल रहा है अल्लाह की मर्जी थी। अरे अल्लाह की मर्जी नहीं थी हसन भाई। सुई से ना कितनी गैस निकली कि सुई सदन और सुई नौदन, ये दो इतनी बड़ी कंपनियां बन गई कि आज उनकी मालियत अरबों की है। सुई का हाल देखो तबाही है। कराची का शख्स ना नहा सकता है ना खा सकता है, मर भी नहीं सकता मेरे ख्याल से, कब्र भी ढूंढना मुश्किल होगी भाई। और कौन से टाइम पे नहीं आती? 7 बजे के बाद घर में गैस नहीं आती, जिस वक्त खाना बनना होता है। यानी कि मेहमान आए तो आप करो फूड पांडा कि भाई मेहमान आ गए, क्योंकि घर में खाना नहीं बन सकता। ये कराची के लोगों का रोना है, और कराची की सुनवाई कोई नहीं करता। कराची के लोग सोशल मीडिया पे लिख देते हैं अपने मजलूम। हसन, कराची के लोग बेहिस हो गए हैं, ये सो गए हैं, ये सुन रहे हैं। लोगों ने वोट नहीं डाला ना, लोग घर से निकले ही नहीं। क्यों उम्मीद लगाएं? इन लोगों से क्या मिला है कराची के शहरी को? मुझे बता दें आज कराची के लोगों तो मुझे बताओ, कराची वाले अपने हक के लिए क्यों नहीं निकल के खड़े हो रहे? क्यों नहीं सब एक आवाज में कह रहे हैं कि हमें हक दो, नहीं तो हम नहीं अब चलने देंगे सिस्टम। आप और मैं हैं मिडिल क्लास लोग। हम लोग अगर 2 दिन घर से बाहर निकल जाएंगे ना, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमें रोजाना कमाते हैं, रोजाना घर पे देते हैं। हमारे एक शहरी की मिडिल क्लास आदमी की तनख्वाह 22-24 तारीख को खत्म हो जाती है। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती। उनको बोलते हैं वो लोग दरवाजा 10 लोग और खड़े हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओगे तो वो आएंगे। सर ये आलम है हमारे यहाँ। लोग यहाँ पे कोई मर जाता है ना, लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं आधे घंटे बाद। और बताऊं क्या बताते हैं? आपके भाई ने एक मरता हुआ देखा बंदा। हसन, चोरी होती है मेन रोड पे, एक बंदा अगर किसी से चोरी कर रहा है ना तो हजारों लाखों गाड़ियां बराबर से गुजर जाएंगी, कोई रुकेगा नहीं। एनईडी में जो बच्चा मरा वो क्यों लड़ रहा था? वो इसलिए लड़ रहा था, वो सोच रहा था जो 4 दोस्त मेरे साथ अभी चाय पी रहे थे ना, शायद वो मुझे बचाने आएंगे। वो मर रहा था और वो देख रहा था कि शायद मुझे कोई बचाने आ जाए, लेकिन लोग खुशी मना रहे थे कि यार हम बच गए, ये मर रहा है। हसन अथर मतीन हमारा बड़ा अच्छा साथी समा का, वो जिस तरीके से उसने गाड़ी मारी थी चोरी होते हुए, देखे सामने की चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल वालों को गाड़ी मारी, उन्होंने उठ के उसे गोली मार दी। ये लोग कराची वाले ऐसे लग रहा है कि पैदा ही मरने के लिए हुए। उसको कोई हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया होगा उसको किसी ने। पहुंचते पहुंचते देखते हुए जाते हैं, फिर वो स्टेटस अपडेट करते हैं मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक शख्स मर रहा था। ये हमारे लोगों का वो हसन देखो, पाकिस्तान में है ना कराची, लाहौर भी कराची में है, इस्लामाबाद भी कराची में है। फिर जो लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर के होता है, जो सिस्टम है, जो रोड है, जो पुलिस है, जो निजाम है, जो क्राइम को कंट्रोल करने का तरीका है, वो कराची में क्यों नहीं हो सकता? क्यों कराची के साथ? कराची का लालू खेत जो इलाका है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसके निजाम सही नहीं है, वो लाहौर से ज्यादा टैक्स दे रहा है, लेकिन सड़कें यहाँ पे नहीं बन रही। आप कौन सी गली में निकलते हैं, कोई सड़क बनी हुई है यहाँ पर? कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे जब निकले, आपको मालूम है मैं अपनी बच्ची को ना आज स्कूल की वैन में नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरी बच्ची सेफ नहीं है। मैं अपनी बीवी को बताऊं तुम छोड़ने जाओगी, तुम लेकर आओगी। ये निज़ाम क्यों कर दिया है? हम लोग क्यों बेहिस हो गए? इस वजह से हो गए, ये हमारे लिए नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन गया है। आज हम लोग कोचिंग सेंटर में लड़के को मार दिया यार। अभी बच्चे को कितनी उम्र थी? 14 साल 15 साल, और बोल रहे हैं उसकी जाती दुश्मनी थी। क्या जाती दुश्मनी होगी भाई, मुझे बता दें। 200 ले लिए होंगे, 500 ले लिए, या 12 साल की लड़की पसंद आ गई होगी। हसन भाई, मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा फातेह खैबर हजरत अली इब्न अबी तालिब का बड़ा खूबसूरत कौल है और हुक्म है हमारे लिए कि कुफर के सामने भले अगर आपका जो हुक्मरान है वो काफिर हो तो भले खामोश रहो, लेकिन हुक्मरान जालिम हो तो खामोश ना रहो। हमने जुल्म के खिलाफ खामोशी इख्तियार करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, और ये कराची वाले गुनाह मुसलसल कर रहे हैं। अगर हम एक आवाज बन जाएं, क्या मजाल इनकी। आज ना मीडिया चैनल इसके खिलाफ बोलता है, ना सोशल मीडिया बोलता है। लोग बोलते हैं कि अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बोलोगे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आपके साथ जुल्म हो रहा है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। थैंक यू सो वेरी मच हसन, आप आए हमारे शो पे। व्यूअर्स से इजाजत मांगते हैं। उम्मीद करते हैं आपको शो हमारा पसंद आया होगा। फीडबैक सोशल मीडिया पे दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली।
और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।